नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 चल रहा था अपना, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ठीक है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2। तो इसका अपन ने फर्स्ट पार्ट देख लिया था और उसमें अपन ने देखा था कि सूक्ष्म जीव अपने लिए किस प्रकार से मित्र साबित होते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है। तो सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? रोगजनक या रोगाणु बोलते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो भोजन को संदूषित करते हैं, कुछ कपड़ों को कर देते हैं, कुछ चमड़ों को कर देते हैं। इन सबको अपन क्या बोलते हैं? ठीक है, तो मतलब कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को भी संदूषित कर देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करें। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव, तो सबसे पहले पढ़ेंगे मनुष्य में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से रोगकारक है, मतलब रोगाणु जो है। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल अथवा भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। देखो, मनुष्य में रोग कारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं किस प्रकार से प्रवेश करते हैं? पानी वगैरह पीने से, ठीक है, या भोजन से, या श्वास द्वारा, वायु के माध्यम से। ठीक है, या फिर कोई संक्रमित व्यक्ति या जंतु के हम सीधे संपर्क में आते हैं तो वहाँ से भी हमारे रोग का संचरण हो सकता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल अथवा भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं: हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग, टीबी। देखो, सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में भी पहुंच जाते हैं, वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, या फिर कायिक संपर्क द्वारा। ठीक है, कायिक का मतलब शरीर के संपर्क में आते हैं ना हम किसी के, चाहे जंतु हो चाहे मनुष्य हो, तो उससे भी संचरणीय होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? संचरणीय रोग बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपने देख ली, हैजा, सामान्य सर्दी, चिकन पॉक्स, क्षय रोग। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक विषाणु या वायरस वायु में आ जाते हैं। ये वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है भाई, जब कोई व्यक्ति छींकता है, ठीक है, संक्रमित व्यक्ति है कोई, जुकाम से छींकेगा तो सूक्ष्म बूंदों के साथ कुछ पानी की सूक्ष्म बूंदें निकलती है छींक के साथ में, तो वो विषाणु बाहर आ जाते हैं। और फिर कोई स्वस्थ व्यक्ति श्वास लेता रहता है तो वायु से के माध्यम से उसके शरीर में चल जाते हैं श्वास के साथ। ठीक है, आगे देखेंगे आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? छींकते समय अपने मुंह और नाक पर रुमाल रखना चाहिए, अथवा अच्छा तो यही संक्रमित व्यक्ति से दूरी करने का पर्याप्त हुआ। देखो क्या है कि किस प्रकार से रोक सकते हैं हम रोगों का संचरण। जैसे अभी कोरोना चल रहा है अपने, इसमें भी ये पता जा रहा है वो भी संक्रमित रोग है, वायरस द्वारा है। कोविड बीमारी का नाम कोविड है, कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है ना, कोरोना वायरस की वजह से जो फैली जा रही है तो वायरस द्वारा फैलने वाली। तो क्या करना चाहिए कि छींकते समय हमने मुंह पर रुमाल वगैरह, ठीक है, रख लेना चाहिए। और जो संक्रमित व्यक्ति है उससे पर्याप्त दूरी बनाए रखनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उससे रखनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। ठीक है ना भाई, कुछ कीट, जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जो जो रोगाणु होते हैं ना, या रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके ये रोग वाहक का कार्य करते हैं। जैसे घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। कैसे? मक्खी क्या करती है? कूड़े एवं जंतु अवशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। ठीक है, जब मक्खी बिना ढके हुए भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसे संदूषित भोजन को खाएगा
या करेगा उसकी बीमार पड़ने की संभावना है। अतः ये सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढका रखा जाए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। एग्जाम्पल देखेंगे, मादा एनाफिलीज मच्छर उदाहरण है इसका, ठीक है। और जो ये मच्छर होता है ये क्या करता है, प्लेज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर, और एक मादा एडीज मच्छर है जो कि डेंगू के रोग का डेंगू के जो वायरस होता है उसका वाहक है, ठीक है। आगे देखेंगे, डेंगू मलेरिया वगैरह दोस्तों आपको पता है मच्छरों से फैलता है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो रोग वाहक है ना वो मच्छर है, ठीक है। मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एडीज मच्छर वगैरह, ठीक है, मलेरिया और डेंगू की। तो मच्छर इसके रोग वाहक है, तो मच्छर अपने आसपास नहीं हो, इसलिए क्या करना चाहिए हमें, सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। जैसे कूलर, टायर, फूलदान इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित न होने देना चाहिए लंबे समय के लिए, ठीक है। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर, स्वच्छ तो रखना ही रखना है, साफ तो, लेकिन शुष्क, पानी इकट्ठा नहीं होने देना है कहीं पे भी, ठीक है ना, बिना फालतू, हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं, ठीक है। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए और अपने मलेरिया फेंकने से रोका जा सके, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखो समझने वाली बात ये थी कि मच्छर जो होते हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है, और जो मादा एडीज मच्छर वगैरह है, डेंगू मलेरिया वगैरह, इनके क्या है, रोग वहाँ के। तो अपने आसपास में कहीं पे भी हमको पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, ठीक है ना, साफ सफाई रखनी चाहिए, शुष्क स्थान रखना चाहिए, पानी एकत्रित नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। जैसे कूलर है, टायर है, फूलदान वगैरह, ये खड्डे वगैरह जो भी आसपास होते हैं हमारे घर में या घर के आसपास। आगे देखेंगे, एक टेबल है दोस्तों, ये मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। इधर ये रोग के नाम है, ठीक है, ये रोग कारक सूक्ष्म जीव है, जीवाणु, वायरस, किस किस से फैल रहा है, ठीक है, प्रोटोजोआ वगैरह हो। संचरण का तरीका किस प्रकार से संचित होता है, वायु से या जल से या सीधे संपर्क में आने से, किस प्रकार से। बचाव के कुछ सामान्य उपाय। सबसे पहले देखेंगे टीबी क्षय रोग, इसका ये जीवाणु द्वारा फैलता है और ये वायु के माध्यम से फैलता है। वो जीवाणु अगर वायु में है तो फिर वो दूसरे व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है उससे, ठीक है। खसरा जो होता है, इसमें क्या होता है, ये भी वायरस द्वारा फैलता है, ठीक है, और वायु द्वारा फैलता है, ठीक है, वायु के माध्यम से संचरित होता है। चिकन फॉक्स वायरस द्वारा फैलता है, वायु या फिर सीधे संपर्क में आने से। पोलियो भी अपने वायरस द्वारा फैलता है और वायु या फिर जल से संक्रमित होता है, ठीक है ना, ये संचरित होता है। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। उचित समय पर टीकाकरण, भाई देखो बचा कैसे जा सकता है, तो टीका लगा ले, नहीं लगा रखा किसी ने टीका, तो क्या करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति हो गया इससे ग्रसित, इस रोग से, तो हमें उससे थोड़ा सा अलग रखना चाहिए अपने आप से, ठीक है, उसके कपड़ों को, उसकी काम में आने वाली चीज़ों को अलग ही रखना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे हैजा। हैजा और टाइफाइड दोस्तों दोनों ही जीवाणु द्वारा जनित रोग है, ठीक है, जल और भोजन द्वारा संचित होते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए, व्यक्ति को क्या करनी चाहिए, अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए, अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, भली भांति पके हुए भोजन का उपयोग करना चाहिए, उबला हुआ जल पीना चाहिए, ठीक है। और एक टीकाकरण तो मेन है ही सबके लिए, ठीक है भाई, पहले वैक्सीन लगा रखी हो तो कैसे हो जाएगा। आगे देखेंगे, हेपेटाइटिस ए, ये वायरस जनित रोग है, जल द्वारा संचरित होता है, उबले हुए पेयजल का उपयोग करना चाहिए, क्यों, क्योंकि जल द्वारा संचरित हो रहा है, तो हमें जल में इसके जो रहते होंगे वायरस वगैरह, तो हमें जल को उबाल कर उसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। या टीकाकरण लगा रखा है पहले तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मलेरिया ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है ना। मच्छर इसका रोग वाहक है, मच्छर केवल रोग वाहक है, मच्छर नहीं फैला रहा है, मच्छर से ये रोग नहीं हो रहा है, मच्छर इसका केवल वाहक है, ठीक है ना। मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए जिससे मच्छर आपको खा वगैरह नहीं काट ना सके, ठीक है। मच्छर भगाने वाले रसायन का उपयोग करना चाहिए, गुड नाइट वगैरह, ठीक है, ऑल आउट, मोर्टीन। कीटनाशक का छिड़काव में मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होने देना चाहिए, आसपास अपने जल एकत्रित नहीं होने देना चाहिए फालतू में, ताकि वहाँ मच्छर वगैरह फैल सके, ठीक है। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग आपने इस तालिका में पढ़े, ठीक है। आगे देखेंगे, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्यों पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे जंतुओं में भी रोग के कारक हैं, ठीक है। इससे पहले एक चीज पढ़ लेंगे, रॉबर्ट कोच ने सन 1976 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। एक बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु है, इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने 1876 में, जो कि एंथ्रेक्स रोग का कारक होता है, ठीक है। आगे देखेंगे,
तो अपन क्या पढ़ रहे थे कि केवल सूक्ष्म जीव ऐसे नहीं कि मनुष्य और पौधों में रोग करते हैं, ये जंतुओं में भी रोग करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर और मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे पौधों में उत्पन्न रोग कौन कौन से होते हैं सूक्ष्म जीव द्वारा। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आती है, ठीक है ना। डिटेल से अपन 2.2 में देखेंगे कुछ पादप रोग, ठीक है। कुछ रसायनों का प्रयोग करके सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ठीक है ना। अब पौधे हैं तो उन पर कुछ रसायन वगैरह छिड़क के अपन उनसे नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उनको, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें ये टेबल दे रखी है आपको पेड़ पौधों में कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो देखो पादप, अपने पादप रोग का नाम है नींबू कैंकर, तो नींबू में होता होगा। नींबू कैंकर रोग का नाम है, सूक्ष्म जीव है, जीवाणु द्वारा फैलता है और ये वायु से संचरित होता है, ठीक है। गेहूं की रस्ट, ये कवक द्वारा फैलता है, ठीक है, और वायु या बीज से, भाई बीज ही ऐसे ही दूषित या फिर वायु से फैल जाता है। भिंडी की पीत, ये वायरस जनित रोग है और ये कीट से फैलता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तन। देखो फूड पॉइजनिंग क्या होता है, देखो बेसिकली यहाँ पर एक क्या लिख रखा है आपके, जैसे आप कोई मान लो कहीं दावत वगैरह में जाते हैं खाना वाना खाने के लिए, तो वहाँ पर जैसे मान लो उसके बाद में आप खा लेते हैं तो फिर आपको उल्टी वगैरह होने लग जाती है, डॉक्टर क्या बोलता है आपको फूड पॉइजनिंग हो गई। ये फूड पॉइजनिंग होती है। आप क्या सोचते हो कि यार खाने में जहर कहाँ से आ गया, ठीक है। तो एक्चुअली में ये चीज़ें होती क्या है, देखो इसको क्या बोलते हैं, जहर नहीं होता है वो। देखो ध्यान देखना, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से, जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। भाई भोजन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, ठीक है, वो कभी कभी क्या कर देते हैं, एक विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं। ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं, ठीक है, विषैला बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। कभी कभार तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं, ढक के रखना चाहिए उसको, ठीक है। खाद्य परिरक्षण, ठीक है, खाद्य परिरक्षण, खाद को किस प्रकार से अपन सेफ रख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपने देखो क्या पढ़ा था, खाद के बीजों का परीक्षण पढ़ा था, गेहूं वगैरह फसलों का, ठीक है, उनका स्टोरेज वगैरह कैसे रखते हैं, किस प्रकार से सही रखना चाहिए। देखो खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित करते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, स्वाद में खराब हो जाता है, रंग रूप की परिवर्तन आ जाता है। भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। एक आपको एक यहाँ पर एक छोटी सी देखो एक इस पर को समझाने की कोशिश की गई है कि पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वो सड़ गए परंतु उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार नहीं सड़ा। ऐसा क्यों? ये खाद्य परिरक्षण की विधि है। खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करेंगे हम, जिसका उपयोग हम अपने घरों में कर सकते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। तो रासायनिक उपाय देखो क्या देखेंगे खाद्य परिरक्षण का रासायनिक उपाय। नमक और खाद्य तेल, मीठा तेल आता है खाने का तेल, ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से इनका उपयोग किया जाता है, नमक और खाद्य तेल का। इन्हें परिरक्षक कहते हैं हम, ठीक है ना। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। जैम एवं स्क्वेश बनाने में रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है, ठीक है ना। अगला पढ़ेंगे नमक द्वारा परिरक्षण। अब देखो नमक द्वारा भी परिरक्षण होता है, किस प्रकार से होता है देखेंगे। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जो अपना नमक होता है उसका उपयोग मांस और मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए मांस एवं मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है, ठीक है ना। मांस मछली के साथ साथ आंवला वगैरह, आम वगैरह, इमली के परिरक्षण में किसका उपयोग किया जाता है, नमक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर चीनी, जैम, जेली, स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ में नमी में कमी आती है, ठीक है ना, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब अगला परिरक्षण का तरीका देखेंगे, तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण।
देखो, तेल और सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली और मांस का परिरक्षण इसी द्वारा भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। गर्म और ठंडा करना, ये भी परिरक्षण का तरीका है, ठीक है। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा, उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट। इसलिए दूध को उबाल कर रखा जाता है ताकि उसमें कोई जीव वगैरह हो, सूक्ष्म जीव वगैरह तो नष्ट हो सके, ठीक है। आगे देखेंगे। इसी प्रकार देखो, एक तो उबालना हो गया, ठीक है, गर्म करना। इसी प्रकार ठंडा भी होता है। कैसे? हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, जिससे अपन नॉर्मली फ्रीज बोल देते हैं। रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें रख देते हैं, ताकि वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, जो कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। थैलियों में आने वाला दूध क्यों संदूषित नहीं होता? क्योंकि दोस्तों ये पाश्चरीकृत होता है, ठीक है ना, पेस्चराइज दूध होता है ये। अब ये पाश्चरीकृत क्या होता है, देखो, पाश्चीकृत का मतलब क्या होता है? पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। अब किया कैसे जाता है उसको पाश्चीकृत देखेंगे। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चीकरण विधि कहते हैं, ठीक है। भंडारण और पैकेजिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से उनकी सुरक्षा होती है। आगे देखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लास्ट टॉपिक है आपका ये। देखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में 6-7 में आपने क्या पढ़ा था कि राइजोबियम जीवाणु के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। जो कि क्या होता है, लेग्यूम पौधे, जो कि दलहन वाले पौधे होते हैं ना, दाल वगैरह वाले, मटर वगैरह स्पेसिफिक, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, ठीक है। राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, ठीक है, जो कि जैसे सेम और मटर, जो कि एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित तड़ित विद्युत बिजली कड़कती है ना, वो द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। ऐसा क्यों? ठीक है, देखेंगे अपन। ये लेग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथिकाएं हैं, ठीक है ना। ग्रंथिकाओं का मतलब जड़ों से है ये। आगे देखेंगे नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र आपका लास्ट टॉपिक है दोस्तों। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ठीक है। पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर नीचे नाइट्रोजन चक्र दिया है उसको समझेंगे अपन। में उपस्थित होता है। पौधे तथा जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। जो पेड़ पौधे होते हैं और जीव जंतु होते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। तो कैसे ग्रहण करते हैं उनको? मिट्टी में उपस्थित जीवाणु नीले हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में उनमें चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ द्वारा कर देते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं, ठीक है। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद में मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं कवक नाइट्रोजनी अवशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन में से गैस में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ विशिष्ट जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिक से फिर उसको नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि फिर वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि नाइट्रोजन आती है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में, फिर वापस उसको कुछ जीवाणु फिर उसको नाइट्रोजन गैस में डाल देते हैं, ठीक है ना। परिणाम तथा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर बनी रहती है, ठीक है। अब नाइट्रोजन चक्र को समझ लेते हैं अपन। ये नाइट्रोजन चक्र है आपका। देखो समझेंगे इसे। नॉर्मली क्या होता है, वायुमंडल नाइट्रोजन जो होती है, ये सबसे पहले क्या होती है, वायुमंडल नाइट्रोजन जो होती है इसको जीवाणु और नीले हरे शैवाल स्थिरीकरण कर लेते हैं इसका। फिर जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन को किसमें, नाइट्रोजन यौगिकों में चेंज कर दिया जाता है।
अब नाइट्रोजन यौगिकों को मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक है, मिट्टी में चल जाते हैं, वो मिट्टी अवशोषित कर लेती है उसको। मिट्टी से जड़ों द्वारा कौन कर लेते हैं, पौधे अवशोषित कर लेते हैं। पौधे उसको खाते हैं, जंतु जंतु उसको पौधों को खाते हैं, तो जंतुओं में चली जाती है। इस प्रकार से पेड़ पौधों में और जंतुओं में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। उपभोग कैसे करते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु, मिट्टी से करते हैं, मिट्टी से पौधों में, पौधों से जीव जंतुओं में, ठीक है ना। मिट्टी तो खाने से रहे। अब देखो दूसरी चीज़, पेड़ मिट्टी से कौन लेंगे, जड़ों द्वारा पेड़ पौधे लेंगे, पेड़ पौधे से फिर जीव जंतु मनुष्य वगैरह सब खाते हैं, पेड़ पौधे से बनी हुई चीज़ें तो खाते हैं ना। और जंतु तो पेड़ पौधों को खा लेते हैं, तो उनमें चल जाती है, वहाँ से फिर मनुष्य वगैरह में इनमें। अब दोस्तों जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, ठीक है, जंतुओं में चल गई। उसके बाद में क्या होता है, उत्सर्जन करते हैं फिर जंतु उनका, जो भी जीव उत्सर्जित करते हैं ना वहाँ से। और जीवों की मृत्यु होने के बाद में वो नाइट्रोजन अवशिष्ट, ठीक है, विघटित होकर दोबारा मिट्टी में चली जाती है। और मिट्टी से जीवाणु होते हैं, कुछ स्पेसिफिक जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन यौगिकों को दोबारा नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर वो दोबारा नाइट्रोजन उसमें चली जाती है, किसमें, वायुमंडल में। तो ये नाइट्रोजन चक्र है। कई कबार क्या होता है, बेसिकली तो होता तो ऐसे ही, कभी कभार क्या होता है, जो त्वरित बिजली होती है ना, मतलब बिजली कड़कती है ना, वो भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देती है, फिर वहाँ से उसको मिट्टी ले लेती है। अब बिजली चमकती जमीन पे गिरती है ना, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है तड़ित बिजली द्वारा, वहाँ से मिट्टी में, मिट्टी से फिर पौधों में, पौधों से जंतुओं में, जंतुओं से फिर जंतु वगैरह मरेंगे, पेड़ पौधे सड़े गलेंगे, तो फिर मिट्टी में, मिट्टी से फिर उनको इस स्पेसिफिक जीवाणु होते हैं, कुछ स्पेशल जीवाणु होते हैं, ठीक है ना, वो क्या कर देते हैं, उनको दोबारा नाइट्रोजन यौगिक से नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं, और वहाँ से फिर वो नाइट्रोजन वायुमंडल में चली जाती है। तो ये नाइट्रोजन चक्र था, ठीक है ना, ये आपके नाइट्रोजन चक्र था। आगे देखेंगे अब, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ये वर्ड है जो आपने इस चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है ना, कि शैवाल क्या होता है। तो एक प्रकार से ये पादप वर्ग का एक वो है जीव, ठीक है, एक कोशिका। प्रतिजैविक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक आपने को पढ़ाया था, ठीक है। प्रतिरक्षी क्या होते हैं, कि जैसे सूक्ष्म मृत जीव हमारे डाल देते हैं वैक्सीन से, भाई टीका जो होता है उसमें क्या होता है, मृत जीव होते हैं किसी भी वायरस वगैरह के, तो प्रतिरक्षी उत्पन्न कर देता है शरीर उसके लिए, ठीक है, जो उसको नष्ट करता है। जीवाणु आपने पढ़ा, ये वाहक मतलब जो उसको फैलाते हैं, जैसे मलेरिया का वाहक कौन है, मादा एनोफिलीज मच्छर है। संक्रामक रोग जो एक दूसरे में फैल जाते हैं हवा द्वारा या फिर टच करने से। किण्वन मतलब बड़े कार्बनिक यौगिकों का, जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटन किण्वन कहलाता है। कवक एक तरीके से क्या होता है, ये भी एक जीवाणु है, ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस, ये जो दही में जीवाणु जो होता है। सूक्ष्म जीव, ठीक है, सूक्ष्म जीव तो आप जानते हैं जिनको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है ना, सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से देखा जा सकता है, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, आवर्धन ग्लास, उसकी सहायता से। नाइट्रोजन चक्र आपने अभी पढ़ाई था, ठीक है ना, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन यौगिक में, फिर वहाँ से भूमि पौधों वगैरह में, फिर वहाँ से दोबारा कोई स्पेशल जीवाणु होते हैं जो उन्हें फिर नाइट्रोजन में चेंज करते हैं, नाइट्रोजन गैस में, और वहाँ से फिर वायुमंडल में चले जाती है, वो नाइट्रोजन चक्र है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कुछ जीवाणु होते हैं जो पेड़ पौधों की मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, ठीक है ना, वहाँ से उनको पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, तो वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। पाश्चुरीकरण आपने पढ़ाई, दूध को वो गर्म करना 70 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना, फिर एकदम से ठंडा कर देना उसको, ताकि उसमें जो जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं, सूक्ष्म जीव वगैरह, तो ये पाश्चुरीकरण होता है। रोगजनक, रोग फैलाने वाले, ठीक है ना। परिरक्षण का मतलब क्या होता है, उनको सेफ्टी से रखना, ठीक है। प्रोटोजोआ एक आपको पता है सूक्ष्म जीव है ही। राइजोबियम जीवाणु होता है, टीका मतलब आपको पता ही है, ठीक है ना भाई। कोई भी वायरस होता है या फिर उसका मृत जीव मनुष्य की उसमें डाल देते हैं शरीर में, या फिर जीव जंतु के शरीर में डाल देते हैं, वहाँ से उसके प्रतिरक्षी उत्पन्न कर लेती है बॉडी। विषाणु आपने पढ़ा, ये सूक्ष्म जीव का एग्जाम्पल है। वायरस जो होता है, यीस्ट खमीर आपने इसमें पढ़ा। ये बेसिक शब्दावली आपने इसमें पढ़ी, ये पॉइंट तो इनमें से ही है जो कि आपने इसमें पढ़नी थी। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना। इसमें आपने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा कि उनसे में क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ आया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। इस प्रकार की वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।